सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपकी फिजिक्स लेकर, आपके फिजिक्स सब्जेक्ट का एक और टॉपिक लेकर। और टॉपिक नहीं बोलेंगे, सब टॉपिक बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 12th क्लास की फिजिक्स पूरी यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और जिसमें मैंने पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया या जो पहला बड़ा पार्ट स्टार्ट किया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, शायद तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, और कूलम्बिक फोर्स पूरा पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, चैप्टर का नाम तो आप जानते हो, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। कॉन्सेप्ट आज हम जो सीखेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सीखेंगे और फील्ड को सीखेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से फोकस बनाए रखें और इसको पूरा देख लोगे तो ये वाला आपका जो टॉपिक है वो 100% कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आपके लिए फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा वीडियो की तरफ। पहले पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहले पॉइंट पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों को डिफाइन किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हो कि फील्ड का मतलब ही होता है कोई रीजन, ठीक है ना, कोई रीजन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अब हम कैसे पता लगाएंगे ये उसका रीजन है, तो उस रीजन की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। समझ में आ रहा है? जैसे कोई पागल कुत्ता है, ठीक है, तो हम लोग वहां पर सावधानी का बोर्ड लगा देते हैं कि भैया यहाँ पागल कुत्ता घूमता है इस गली में, इस क्षेत्र में, इस रीजन में, तो यहाँ सावधान रहें। तो इसका मतलब क्या है, उसका एक प्रॉपर्टी वो काट जाएगा उस क्षेत्र में पहुंचेंगे तो। आगे समझ? तो इसी सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल उस फील्ड के अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, फील करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाकर इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करता है, फील करता है। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भैया यहाँ किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये जो क्षेत्र है वो किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। ठीक है ना। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी। पार्टिकल भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकती है। इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, और आप ध्यान रखना इस प्लस क्यू से अभी थोड़ी देर में आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑरिजिनेट होके कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक। तो कोई पूछे कि रीजन की रेंज क्या होती है, तो रीजन की रेंज इनफाइनाइट तक होती है, यानी आपका रीजन इनफाइनाइट तक फैला होता है। ठीक है ना। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि अब 2 मीटर तक फैला है, 4 मीटर तक फैला है, ऐसा नहीं बोलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन किसी भी बॉडी के कारण, किसी भी चार्ज पार्टिकल चार्ज सिस्टम के कारण उससे शुरू होकर कहां तक फैला रहेगा, इनफाइनाइट तक फैला रहेगा। ठीक है ना। तो उसकी कोई रेंज नहीं है, पहले तो ये समझ गए। तो ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, वो फैला कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। तो अगर मैं इस तरीके से एक 3D स्पेस बना दूं ऐसे, ये 3D रीजन है, ठीक है, 3D रीजन, क्लियर है। जैसे ही इस रीजन के अंदर कोई टेस्ट चार्ज अगर हम लाएंगे, टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें बस ओनली क्या करना है, टेस्ट करना है कि वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। ठीक है ना। तो जैसे उसके अंदर टेस्ट चार्ज लाएंगे, जैसे हम यहाँ टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट, दिस इज अ टेस्ट चार्ज, थोड़ा सा क्यू नॉट, ठीक है, दिस इज अ टेस्ट चार्ज। जैसे हम इस टेस्ट चार्ज अंदर लाएंगे, इस टेस्ट चार्ज पर, इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लो ये टेस्ट चार्ज r डिस्टेंस पर है, तो इस पर इस तरीके से फोर्स लगेगा। और फोर्स लगाना हम पहले से सीख चुके हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर उसको जोड़ने वाली लाइन जॉइनिंग के अलोंग क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया है। तो ये जो रीजन है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहने लगेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बताती है कि किसी पॉइंट पर अगर आप रीजन के अंदर आ चुके हो, ये बात सही है, उस रीजन के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसका वैल्यू कितना है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है ना, इस टाइप की चीजों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कुछ नहीं, ई वेक्टर से डिनोट करेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स से निकल के आ रही है। तो कह रहा फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना। तो कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है और कोई इसको इस तरीके से लिख सकता है, लिमिट
क्यू नॉट टेंस टू 0 ए वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अच्छा सर, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये थोड़ा इसका मतलब बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, ये लिमिट वर्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट इसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि वो 0 की तरफ क्या है, टेंस है। ठीक है, 0 की तरफ है, 0 से बिल्कुल क्लोज वैल्यू है। मतलब क्यू नॉट हमने ऐसा नहीं लिया है कि पता लगे क्यू नॉट हमने इतना बड़ा ले लिया कि जो सोर्स चार्ज है, दिस इज अ सोर्स चार्ज, इसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, पता लगे कि सोर्स चार्ज को ही इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अगर सोर्स चार्ज को अपनी पोजीशन डिस्प्लेस कर देगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे हम अच्छे से, क्योंकि ये हर बार अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ऐसा चार्ज लेना है जिसके कारण सोर्स चार्ज पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए उसको स्पेशली नाम दिया गया टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा कोई बंदा तो ये परफेक्ट सही माना जाएगा, और ऐसे भी कर देगा तो भी सही है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में दोनों दे रखे होते हैं, तो बेस्ट कौन है, ये बेस्ट है। अगर ऑप्शन में दोनों है, ये भी लिखा है ये भी लिखा है, फिर आपसे एक ऑप्शन करेक्ट है तो ये वाला टिक करके आना आप। ठीक है, अब ई की यूनिट आप देख पा रहे होगे न्यूटन पर कूलाम है, ई की यूनिट न्यूटन पर कूलाम है, आप देख पा रहे हो अच्छे से। और ई के बारे में क्या चर्चा कर सकते हैं, है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये तो आपको पता लग ही गया है, बताने की जरूरत ही नहीं है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चर्चा क्या हो सकती है, इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन along with electrostatic force, electrostatic force which act on the test charge, on the test charge by source charge, by source charge, source charge से सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पर जो लग रहा होगा वो है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो ई का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा, फोर्स का आपको याद है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2 और कूलाम का ए टी, तो ए टी ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स टी इनवर्स। ठीक है, क्योंकि हम कूलाम में पढ़ चुके हैं, मतलब चार्ज में पढ़ चुके हैं, तो टी का टी से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो फाइनली आ गया एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो ये निकाल के रखना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं चीजें। ठीक है, तो हमें वैसे ही जनरल जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया, तो ये वाला पेज आपको अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार सेव कर दूं, फिर मैं आपको इसके आगे ले जा रहा हूं। दो मिनट, 1 मिनट में हो जाएगा, आपको नोट्स भी तो प्रोवाइड कराना होता है ना, इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज अभी स्टार्ट हुई है समझ में आ गई होगी, है ना। अब आप एक चीज और यहाँ पे एनालिसिस कीजिए कि जैसे जैसे आप देखो टेस्ट चार्ज तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू तो जनरली हम बनी लेके चल रहे हैं यहाँ पर, तो टेस्ट चार्ज ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि टेस्ट चार्ज की वैल्यू ज्यादा बढ़ाएंगे मतलब इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे। तो जो भी गेम होगा वो किस पे होगा, फोर्स पर। जितना ज्यादा फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, और जितना कम फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आपको पता है कूलम्स लॉ किस पर डिपेंड करता है, कूलम्बिक फोर्स डिपेंड करता है कि Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी सोर्स चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि फोर्स कम होता जाएगा। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ कि अगर मैंने आपके लिए इसी लाइन के अलोंग 3 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट मान लो ए और एक पॉइंट मान लो बी,
और एक पॉइंट मान लो सी। तो मैं बात करूं इंटेंसिटी की, मैग्नीट्यूड की, तो क्या आएगा बताइए आप। ई ए सर सबसे ज्यादा होगा, ई बी सर उससे कम होगा, और ई सी सबसे कम होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से क्या जाओगे बेटा, मतलब दूर जाओगे, है ना, मतलब आप सोर्स चार्ज की तरफ नहीं, सोर्स चार्ज से दूर जाने की कोशिश करना, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना। अगला है, अगला हम समझने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है कि हमें यह देखना होता है कि किसी चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। तो हम एक इमेजिनरी लाइंस का कॉन्सेप्ट लाए और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या करने की कोशिश की, ड्रॉ करने की कोशिश की। अच्छा, एक आदमी के बारे में मतलब कोई कोई बंदा ये सोचता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स केवल ये होता है कि टेस्ट चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया, तो जैसे जैसे टेस्ट चार्ज चलेगा उसको फॉलो करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये बात हर टाइम पर सही नहीं है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो 100% वो चार्ज उसी पाथ को फॉलो करेगा जिधर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी। बट अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि चार्ज उसी पाथ को फॉलो करे जहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे एक चीज लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बस आप इस बात का ध्यान रखना है, ये है इसकी एक्चुअल सही डेफिनेशन। अगर आपने कोई कर्व बना दिया है ना, ये इमेजिनरी कर्व है, अगर आपने फील्ड में कोई कर्व बना दिया, इमेजिनरी स्मूथ कॉन्टिन्यूअस कर्व, ठीक है, ये बना दिया। अब अगर इस कर्व को हमें क्या कहना है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहना है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहना है। तो ये जो कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पर, जैसे आपने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट ये सी ले लिया, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो जो टेंजेंट जो है इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन को बताएंगे, ई ए, ई बी, ई सी, और किसको बताएंगे, नेट को। किसको बताएंगी, नेट को। किसको बताएंगे, नेट को। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, अगर मैं एक प्लस क्यू चार्ज लेता और एक माइनस क्यू चार्ज लेता, और इनके कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, अभी तुम थोड़ी देर बाद समझोगे, प्लस क्यू से निकलेगी, माइनस क्यू में टर्मिनेट होगी, अभी थोड़ी देर में समझोगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या करना है, मतलब टेंजेंट का क्या करना है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये आ गया प्लस क्यू के कारण, और माइनस क्यू के कारण भी आप जानते हो किधर होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग, ये लाइन जॉइनिंग के अलोंग, लाइन जॉइन किया मैंने, ये ना लाइन जॉइनिंग के अलोंग, ठीक है, माइनस क्यू की तरफ होता है। अभी थोड़ी देर में सब चीज समझ में आ जाएगी। और प्लस क्यू से मतलब क्या होता है, दूर होता है। तुम भी जानते हो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स के अलोंग, और माइनस क्यू क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स के अलोंग, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या बना दिया बेटा, डायरेक्शन। अब क्या निकलेगा यहाँ, ई नेट, क्या निकलेगा, ई नेट। तो ई नेट मान लो ये आया, ई नेट, तो जो ई नेट है वही ईपी कहलाएगा। आ गया समझ। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो यहां पर ईपी होगा। आगे समझ के नहीं आया, क्लियर है ना। तो तब इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को आप, मतलब सॉरी, इस कर्व को आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नाम दोगे। अगर इसकी टेंजेंट, ये टेंजेंट बन जाए, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी सिस्टम के कारण अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन रही है तो उसका नेट है वो एक्चुअली में क्या है, नेट। तो ये नेट लिखा है, ए पर नेट, बी पर नेट, सी पर नेट, ठीक है ना। तो ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, उसका ये डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। तो ये मत सोचना कोई भी बच्चा कि यहाँ पे अगर मैं टेस्ट चार्ज छोड़ दूंगा यहाँ तो टेस्ट चार्ज इसको फॉलो करेगा। नो, कर भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ये मैं नोट लिखाऊंगा बाद में। अभी आप इतना समझ गए, तो 12th क्लास के बच्चे को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर वो है
उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। डायरेक्शन को ध्यान रखना है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। एक एक करके एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी, लाइन ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट्स आउट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज टू इंफिनिटी एंड स्टार्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये जिंदगी में आने वाला है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लस क्यू आप बना रहे हो तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इससे ऐसे निकलेंगी, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो स्पेरिकल शेप में निकलेंगे, है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके, ठीक है ना। और कहां तक जाएंगे, मैंने पहले ही बोल दिया, इन्फिनिटी तक। अगर ये माइनस क्यू होता तो आती इस तरीके से, यहां पर जाके टर्मिनेट हो जाती, ऑरिजिनेट नहीं होती, टर्मिनेट हो जाती इस तरीके से, ठीक है डियर। इस तरीके से आप डायग्राम बना के आ जाना, है ना। और कहां से आ रही होती बेटा ये, इनफाइनाइट से, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको किसी को भी, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शन ऑफ ई। अच्छा, मैंने रीजन नीचे भी लिख दिया, रीजन ऊपर भी लिख दिया, तो उसको छोड़ देना, आप यहां तक याद करना, है ना, यहां तक याद करना, ठीक है ना। उसको मैं डिलीट कर दूंगा अगली बार। तो यहां तक समझ में आया। अब तुमसे पूछ सकता है कि मतलब वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो आप उसका फिर रीजन लिखोगे। क्या रीजन रहेगा, आप खुद ही दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ। अगर मैंने दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना, लाइन 1 और लाइन 2, ये मैंने इंटरसेक्ट कर दी मान लो यहां, ठीक है, तो उसके बहुत रीजन है। एक रीजन तो यही दोगे आप कि लाइन 1 पर सर देखो टेंजेंट E1 की डायरेक्शन को बताइए, मतलब लाइन 1 का ई नेट, और सर लाइन 2 पे जो डायरेक्शन है इस तरीके से E2 को बताएगी, तो लाइन 2 पे टेंजेंट E2 को बताना चाहिए। तो पॉइंट तो एक ही है, पॉइंट तो आपका एक ही है, इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसे हम P नाम देते हैं। तो इस पॉइंट पर ये भी नेट फील्ड है और ये भी नेट फील्ड है, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है, उसके दो नेट हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या दो नेट पॉसिबल? किसी भी सिस्टम का एक ही ई नेट होगा, यूनिक ई नेट होगा। दो ई नेट एक ही पॉइंट पर कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे समझ, यही रीजन है। दूसरा रीजन ये होगा कि आगे जाके आप जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट कर जाएंगी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आगे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम का एक वर्ड पढ़ोगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको पता है उसके परपेंडिकुलर आने वाली सरफेस भी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। तो वो एक ही पॉइंट पर टू पोटेंशियल कैसे पॉसिबल नहीं है, तो वहां वैसे अलग रीजन ये दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इस रीजन को आप यूज कर लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो लिखा है इफ दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड हेंस टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये इसका फिगर है, यानी ये सेकंड पॉइंट का फिगर है, ये फर्स्ट पॉइंट का फिगर है, ठीक है ना। और ये हमारा डेफिनेशन का फिगर है, डेफिनेशन में ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो सबके फिगर इस तरीके से आपको बना के एग्जाम में आने हैं, तो अलग इंप्रेशन जाएगा, ठीक है ना। तो जितना आप रिप्रेजेंटेशन अच्छा करोगे, प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे एग्जाम में, उतने मार्क्स अच्छे आने वाले हैं आपके, है ना, ठीक है। अगला चलते हैं। आपको किसी भी और नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना, ठीक है। मैं सारे ग्रुप यहां पर बना दूंगा और उसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। अब ये आज समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में? क्योंकि उसका रीजन आज समझ में नहीं आएगा। क्योंकि रीजन ये लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर जाती ही नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है कि वो कंडक्टर को पास नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। इसको मैं प्रूव करूंगा गॉस थ्योरम में। किस में प्रूव करूंगा? गॉस में। मैं आपको फिर वहां पर बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है नहीं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं है। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है तो समझ जाना वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही होगा। आया समझ के नहीं आया? क्लियर है? तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे मान लो मैंने एक कंडक्टर ले लिया, कैसा? ये कंडक्टर ले लिया, ठीक है। ये कंडक्टर बॉडी है, कंडक्टर,
ठीक है, और जी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाएंगे इसकी, अच्छा ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा सरफेस का, भी थोड़ी देर में आने वाला है। इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से, यानी ई अंदर क्या होता है, जीरो, ई जीरो होता है, इसलिए क्या होता है उसको क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है ना, ये थर्ड है, क्लियर। थर्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अगर स्टैटिक चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है, तो क्लोज लूप कभी नहीं बनाएंगी। अब इसका रीजन दो है, क्लोज लूप ना बनाने के दो रीजन है। एक रीजन तो यह है कि आप जानते हो कि प्लस क्यू से वो स्टार्ट होती हैं और माइनस क्यू पे टर्मिनेट होती हैं, ठीक है ना, तो उनका डेफिनेट क्या है, पॉइंट है स्टार्ट और एंड होने का, तो वापस लौट के उसी पॉइंट पर नहीं आएंगी, इसलिए वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। अगर क्लोज लूप बनाते हैं तो वो वाला कंडीशन फेल हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी उनकी। आगे समझ के नहीं आया, तो एक रीजन ये लिखा हुआ है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट इनटू द नेगेटिव चार्ज सिंस दे हैव डिफाइनाइट स्टार्टिंग, जो गलत लिख गया है, ये स्टार्टिंग होगा, है ना, ये स्टार्टिंग लिखा हुआ बेटा, है ना, ये गलत लिख गया, तो मैं यहाँ पे सुधार कर देता हूँ इसको। अब यहाँ एडिट तो हो नहीं सकता, तो मैं ऐसा करता हूँ, येलो का यूज करके यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करता हूँ, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, ठीक है, हैव डेफिनेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है ना, तो पहले से फिक्स है स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, दे कांट रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट टू मेक अ क्लोज लूप। तो क्लोज लूप बनाने के लिए वो सेम पॉइंट पर रिटर्न नहीं हो सकती, यानी पॉजिटिव से निकलेगी तो पॉजिटिव में ही इंटर नहीं कर सकती, ठीक है ना, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनेगा। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि अगर वो क्लोज लूप बनाएंगे, क्लोज लूप बनाएंगे तो दिमाग लगाइए, क्लोज लूप अगर बनाएगा तो वर्क डन क्लोज लूप में क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, पूरा टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर वर्क डन जीरो हो जाता है, वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण करने वाला वर्क डन अगर जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या हुआ, जीरो। आगे समझ के नहीं आया, यही लिखा है देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप इट वुड मीन दैट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूविंग अलोंग द लूप वुड कंटिन्यूअसली गेन एनर्जी, दिस would violate the conservation of energy, therefore electrostatic field lines can never be closed loop। मतलब ये रीजन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे आप अगर क्लोज लूप के अलोंग किसी चार्ज पार्टिकल को चलाओगे तो वो लगातार क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, तो फिर तुम्हें पता है कि एनर्जी गेन, ना तो कोई सिस्टम एनर्जी को गेन कर सकता है और ना कोई सिस्टम एनर्जी को लॉस कर सकता है। सिस्टम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकता है, कन्वर्ट, यानी किसी सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ को क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है ना, तो उसको विरोध कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी रीजन आप यहाँ पर लिखाना, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे उस रीजन को आप लिखाना, ठीक है ना, क्लियर है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए आप बेटा, आगे बढ़े। तो इसमें कुछ ज़्यादा, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो कि प्लस क्यू से कोई लाइन स्टार्ट होके प्लस क्यू के अंदर ही नहीं आ पाएगी, इस तरीके से। आगे समझ के नहीं आया, और उस चीज को भी आप समझ सकते हो यहाँ पर, जैसे मान लो आपने कोई चार्ज रखा क्यू नॉट, कोई क्यू नॉट चार्ज रखा यहाँ, ठीक है, ध्यान से समझना अगर समझने की कोशिश करना है तो। अब मैं आपसे कहूँ इस पर यहाँ फोर्स लगेगा एफ, ठीक है, जैसे ही क्यू नॉट यहाँ पहुंचेगा फिर फोर्स अलग लगेगा, मान लिया, और जैसे ही क्यू नॉट यहाँ पहुंचेगा फिर फोर्स अलग लगेगा। तो इसके अलोंग चलाने के लिए, इसके अलोंग चलाने के लिए आपको पता है इसके दो कंपोनेंट होंगे इस फोर्स के, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो एक इस तरीके से टेंजेंशियली और एक इस तरीके से सेंट्रली। तो जो एक जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा सेंटर की तरफ, ठीक है ना, सेंटर की तरफ जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा, मतलब किसी भी चीज को सर्कुलर घुमाने के लिए, किसी भी चीज को सर्कुलर घुमाने के लिए आपको पता है क्या होता है कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और आप जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वर्क डन क्या होता है, जीरो। और तुम्हें पता है कि जब ये लूप घूमेगा तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, लगातार एनर्जी गेन करेगा तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, जबकि वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। आगे समझ के नहीं आया, एनी डाउट।
इस कारण से वो क्लोज लूप नहीं बनाएगा। तो बहुत सारे रीजन मैंने दे दिए हैं, आप किसी भी रीजन को यहाँ पे लिख के आ सकते हो। तो अगर चार्ज आपका, मैं एक डायग्राम बनाया था समझ पाओगे हमेशा के लिए, अगर आपका चार्ज स्टैटिक है, क्लोज लूप भी बनाऊंगा मैं आपको आगे जाके, चार्ज जब मूव करेगा तो स्टैटिक है, तो ये जो है इस तरीके से लाइन स्टार्ट हो गई बट एंड नहीं होगी यहां पर, है ना। तो डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। इस तरह डायग्राम बनाया ना तो वो समझ जाएगा, ठीक है। एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट नॉट कॉन्साइड, है ना, नेवर कॉन्साइड, है ना, कभी भी कॉन्साइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट प्लस क्यू है और एंड पॉइंट माइनस क्यू है, ठीक है, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। द लाइन ऑफ फोर्स और ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर चार्ज रेस्ट पर है, अगर आपने ये मान लिया है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्फीयर लिया है, चलिए डियर स्फीयर, ये एक मैंने स्फीयर ले लिया है और इस स्फीयर पर मैंने चार्ज कर दिया ऐसे प्लस 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 इस तरीके से, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूं कि ये चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, रेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं हम, रेस्ट चार्ज है, ओके सर रेस्ट चार्ज है। तो अगर मैं आपसे ये वाली बात कहूं, ये क्या कहना चाह रहा है, तो आप जानते हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियस होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होती है बेटा, रेडियस। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से यहां से ऐसे जाएंगे, है ना, 90 डिग्री ये ऐसे बनाएंगे, यहाँ 90 बनेगा सरफेस पर, सरफेस पर क्या बनेगा 90, ऐसे 90। तो कैसे बनाओगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, है ना, दिस इज अ 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनेगा। एरो बार क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि सब पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। अब बात आती है सर परपेंडिकुलर ही क्यों है, तो जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम तो आप सुंदर सा बनाया ना, अंदर जाएंगी नहीं, आपको पता अंदर क्यों नहीं जाएंगे, अंदर E इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये कंडक्टर है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो E इक्वल टू 0। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझना, अगर टीचर किसी को समझाना है आपको, तो ये रही हमारी साथ सरफेस, ये रहा हमारा चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को सर परपेंडिकुलर ना लूं, ऐसे ले लूं थीटा एंगल से, तो सर इसके दो कंपोनेंट होंगे, आप उसको ऐसे तो बोलोगे सर उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट सर जाएगा E पैरेलल टू सरफेस और एक कंपोनेंट जाएगा सर E परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो पैरेलल टू सरफेस इस पर क्या लगाएगा, इन चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो ड्यू टू दिस कंपोनेंट, ड्यू टू दिस कंपोनेंट, ठीक है, फोर्स act on the charge, act on the charge, therefore charge will be moved, then इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, then electrostatic condition held, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन फेल हो जाएगी इसी कारण से, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट चार्ज की स्टडी कर रहे हैं। तो ये अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ ई नेट, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इसको चला देगा और एक कंपोनेंट नहीं चला पाएगा, परपेंडिकुलर वाला तो फोर्स ही नहीं लगाएगा, उसको छोड़ के जाएगा नहीं, बाहर ले जाने की कोशिश करेगा बट वो छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज को चलने के लिए कंडक्टिंग मीडियम चाहिए और इसके बाहर एयर है, तो हम मान के चल रहे हैं कि एयर नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, तो कैसे चला जाएगा, ठीक है ना।
इसलिए ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है। आ रहा समझ के नहीं आ रहा? तो कभी भी कोई कर्व सरफेस हो, कर्व सरफेस क्यों बनाइए? इसलिए आप अच्छे से फील कर पाओ। तो कर्व सरफेस होगी तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उसके परपेंडिकुलर एंट्री करेंगे और परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेंगी। तो अभी पॉजिटिव चार्ज था इसलिए बाहर निकल रही है, नेगेटिव होता तो मैं एरो उल्टा कर देता, बस सेप ऐसे ही होता। ठीक है ना? तो ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी है, उसी का एक्सप्लेनेशन आपको मैंने यहां किया है। ठीक है ना? सिक्स प्रॉपर्टी क्या कह रही है? नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेट एट अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी कहने का मतलब ये है इसका, प्रॉपर्टी नंबर 6, कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको ये नहीं बताया, बस इतना बता दिया Q1 Q2, और मैं आपसे कहूं कि चार्ज का नेचर बताइए, तो पहले तो आप नेचर बताइए। तो Q1 कैसा है? Q1 कैसा नेचर का है? अरे यार, Q1 कैसे नेचर का बेटा? तो आप कहोगे सर Q1 से इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स क्या हो रही है? ऑरिजिनेट हो रही है, तो Q1 पॉजिटिव है। और इससे कितनी लाइंस निकल रही हैं? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइंस। ठीक है। और Q2 पे सब क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट, तो नेगेटिव हो जाएगा, टर्मिनेट हो रही है इसलिए 1 2 3 4 5 लाइंस। तो ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि कौन सा चार्ज बड़ा है, तो नंबर ऑफ लाइंस किससे ज्यादा निकले? Q1 से, इसलिए Q1 का जो मॉड है वो Q2 से बड़ा है। ये सिक्स प्रॉपर्टी आपको ये बताने की कोशिश कर रही है। तो सिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, आपके एकेडमिक में। ठीक है, आपके हर बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। सेवन प्रॉपर्टी कहना चाह रही है, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट, मतलब द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया क्या बोलेंगे? लाइन डेंसिटी। ठीक है, तो लाइन डेंसिटी रिप्रेजेंट अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, magnitude of electric field. If line are dense, E will be more. If line are rare, E will be less. और equal to 0, no line of force will be found there. अगर line of force नहीं मिल रही है तो E 0 होगा। तो इसको मैं थोड़ा 7 प्रॉपर्टी को यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो ये मेरे को एक अलग से लेनी पड़ेगी, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। इसकी कॉपी कर देते हैं। ठीक है, आ गया, समझो यार। तो ये दोनों हो गई, ये तो वहां से पढ़ लेना आप, ये रिपीट है ना, ये वहां से पढ़ लेना। तो फिफ्थ और सिक्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब 7 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है ना? बस आप सपोर्ट बनाए रखें बेटा। आज आप इसे देखें, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस ओनली देखें, इतना काम कर लें। सेवन सेवन कहना क्या चाह रहा है? मैं 2 डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा आपके लिए। मैंने 2 डायग्राम्स यहाँ ड्रॉ किए। ठीक है, 2 डायग्राम्स यहाँ ड्रॉ किए। अब इन डायग्राम्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायग्राम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले रहा हूँ। एक पॉइंट ए ये ले लिया, एक पॉइंट बी ये ले लिया, एक पॉइंट सी ये ले लिया, और एक पॉइंट ए मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट बी मैंने यहाँ ले लिया मान लो, एक पॉइंट सी मैंने यहाँ ले लिया। अब पर यूनिट एरिया का मतलब होता है एरिया आपने फिक्स कर लिया, कोई एक एरिया मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके लिए एक एरिया बना देता हूँ यहाँ पर रेड कलर से, ये मान लो मैंने एक एरिया बना लिया। अब इसको उठा के
इसको उठा के मुझे रखना है, ठीक है ना। कॉपी कॉपी, एक बार मैंने यहाँ रख दिया, इसी को और बड़ा कर दूँ थोड़ा, हाँ चलो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ा कर लें दो ए का, ठीक है। अब इसको कॉपी कर देते हैं, क्या हो रहा है, कॉपी क्यों नहीं हो रहा यार, रिमूव कर रहा है तो, ठीक है ए, चलो कोई बात नहीं। बी पे भी हम ऐसे ही बना देते हैं, यही सेम नहीं होता तो बी पे ये बना दिया, बी पे भी ये सेम बना देते हैं, है ना। ऐसे ही ए पर हम ये सेम बना देते, ए पे अब इतना बड़ा तो बना नहीं सकते, ये छोटा ले लेते, ए पे बना देते हैं, सेम हमें यहाँ बनाने हैं सारी जगह, बी पे भी हम यही लेंगे और सी पे भी हम यही लेंगे, ठीक है ना। तो एक जैसा एरिया लेना है, मैंने यहाँ पर एक जैसा ऐसे ले लिया, यहाँ पर एक जैसा ऐसा ले लिया, तो मुझे बताइए ए पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, ए पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, जल्दी बताओ। तो आपने बोला सर ए पर नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3, ए से पास होने 3 4 5 6, तो यहां से कितनी है 6, यहां से भी कितनी है 6, तो ये क्या है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। तो ये नंबर ऑफ लाइन सारी इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, और नंबर ऑफ लाइन सारी इक्वल हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि इनकी डेंसिटी इक्वल है, डेंसिटी इक्वल है तो ई का मैग्नीट्यूड ईबी पर मैग्नीट्यूड और ईसी पर मैग्नीट्यूड सेम होगा, और जब हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम हो आपका और डायरेक्शन भी सेम है यहाँ, तो क्योंकि आप देख रहे हो ए पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ऐसे जाएगा, बी पर डायरेक्शन की बात करूं ऐसे जाएगा, सी पर बात करूं तो ऐसे जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, विल बी सेम एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर चले जाए सेम मिलना चाहिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन भी ये मैंने लिख दिया है। ये कैसा है, यहां पे देखो, यहां पर कितनी लाइंस निकल रही हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे कितनी हो गई 1 2 3 4, यहां पे कितनी है 1 2 3, तो आप देख रहे हो लाइंस क्या हो रही है डिक्रीज, और लाइंस डिक्रीज हो रही है तो इसका डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी, तो ई ए सबसे ज्यादा, ई बी उससे कम और ई सी सबसे कम, तो कैसा फील्ड हो गया नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो जो यूनिफॉर्म नहीं होगा वो कैसा फील्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म, सिंपल सी बात है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो कैसा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। तो ये आपको 5th 6 और 7 अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर किसी को एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से एक्सप्लेन आप करके आना है, ठीक है ना, तीनों को। तो डायग्राम भी मैंने बना दिए हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझाने में और समझने में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। E0 का क्या मतलब है कि लाइन हो ही ना, लाइन हो ही ना, ऐसे पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं ना, जहां E0 होता है, जहां E0 होता है ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, आएगा आगे नल पॉइंट तो मैं वहां पे समझाऊंगा आपको, नल पॉइंट। अभी मैं लिख इसलिए दिया है कि आपको यहीं से याद होना चालू हो जाए, ठीक है क्लियर। देखो ये लाइन लिखा है लाइंस आर रेयर, रेयर कहां पर है लाइंस, देखो यहाँ रेयर है फैली हुई है, तो देखो मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ डेंस है इसलिए मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये वाली बात भी यहाँ से आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो लिखा है वो समझ आना चाहिए आपको सबसे मेन।
अब है सबसे मेन, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज भी हो सकता है ना, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे बोल देता हूं, चलो प्लस क्यू और माइनस क्यू से कर लेते हैं। प्लस क्यू हो सकता है, माइनस क्यू हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, न्यूट्रल। है ना, नो चार्ज, नो चार्ज, जिसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल। ठीक है, अब तो एग्जांपल तो सबका पता ही है। प्लस क्यू मतलब मैंने मान लिया प्रोटॉन, प्रोटॉन। माइनस क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हो गए, कोई भी डाल सकता है आपके लिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर प्लस क्यू चार्ज आता है तो तुम्हें पता है कि इस पर कितना लगेगा फोर्स, ये रिपेल होगा, क्योंकि सोर्स चार्ज ये ऐसे है, सोर्स चार्ज ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, तो प्लस सोर्स चार्ज अपने आप में हम क्या मान के चल रहे हैं, प्लस, तो प्लस इसको क्या करेगा, मतलब आप तो ई के अलोंग जाएगा, प्लस क्यू के कारण कहां जाएगा फोर्स, ई के अलोंग। माइनस क्यू पर किधर जाएगा, ई के अपोजिट, है ना। और नो चार्ज पर नो फोर्स, एफ ई जीरो, तो डायरेक्शन ही नहीं होगी, एफ ई जीरो है तो डायरेक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, तो प्लस प्लस है तो ई के अलोंग, माइनस है तो ई के अपोजिट, तो डायरेक्शन समझ में आ गई आपको, यहां लिख देते हैं, इफ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड then electric field, electric force apply along field and for negative opposite to, for negative charge opposite to field, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा आपको, है ना। आ गया, जैसे मान लो फील्ड ऐसे होता, अब मुझे बताओ, ये प्रोटॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कैसे लगेगा बोलो, तो प्रोटॉन किधर मूव करेगा, प्रोटॉन इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, सिंपल। आया समझ के नहीं आया, अब लगेगा कितना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एच, कितना लगेगा, एफ वेक्टर इजकल टू क्यू ई वेक्टर। आगे समझ, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, और इसका मैग्नीट्यूड देखें, ज्यादा बड़ा हो गया यार, थोड़ा सा और छोटा करो, फिर ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, एफ इजकल टू क्यू ई, ऐसे लगेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन मैंने देखना बता ही दिया, और इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इजकल टू क्यू ई वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्म जरूर पता होना चाहिए आप, वेक्टर फॉर्म, है ना। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं, यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन हो गया, है ना। अजीब सा लग रहा है, रहने दो, सब पता ही है आपको, एफ इक्वल टू क्यू।
यहां तक कोई दिक्कत? तो ये वाला चीज समझ में आ गया आपको। अब चूंकि इसका यूज हम कहाँ करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन आप क्या करोगे, आफ्टर सम टाइम पढ़ोगे डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इसका मजा आएगा और आपको। तो वहां पर आप फोर्स को, इसी फोर्स को अप्लाई करोगे, है ना। और जब आप इस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन कर लोगे तो और अच्छा लगेगा आपको, काइनेमेटिक्स आ जाएगी उसके अंदर, है ना, बहुत सारी चीजें आएंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं उसके ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर मैं कोई एक पॉइंट चार्ज ले लूं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूंगा आपसे, है ना। मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, और इसी को मैं सोर्स चार्ज कहूंगा, है ना, सोर्स पॉइंट चार्ज। और इसे मैंने कहां प्लेस कर दिया है, O पॉइंट पर, है ना, प्लेस्ड एट अ O पॉइंट। और इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर, इस O पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट P। यहां मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो जरा दिमाग से सोचो, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो आप यहां क्या रखोगे, आप इस यहां पर रखोगे एक टेस्ट चार्ज। क्या प्लेस कर दोगे यहां, Q0, एक टेस्ट चार्ज, दिस इज अ टेस्ट चार्ज। तो आप क्या करोगे, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकाल लोगे, तो आप पता है प्लस, ये भी प्लस Q है और ये भी Q है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स एक्ट, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, ड्यू टू सोर्स चार्ज। ब्रैकेट में ये बता देना कि सोर्स चार्ज में किसको बोल रहा हूँ, Q को, और टेस्ट चार्ज किसको बोल रहा हूँ, Q0 को, है ना। तो थोड़ा सा टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, ड्यू टू सोर्स चार्ज अकॉर्डिंग टू, और बताना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, कोई फिजिक्स ऐसे तो चल नहीं रही, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो क्या बनेगा बेटा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सर बनेगा Fe के Q1, सॉरी, हाँ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सर। और हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हो उसका डायरेक्शन हमेशा बताना, तो डायरेक्शन किसके अलोंग है, अलोंग ओपी, अलोंग ओपी, है ना, ओपी वेक्टर। या फिर आप एक और तरीके से बता सकते हो, आपने इसी डायरेक्शन को क्या मान लिया, आर कैप, इसी डायरेक्शन को आपने एग्जामिनर को बता दिया आर कैप, तो अलोंग, अलोंग आर वेक्टर ही बोल सकते हो क्योंकि वेक्टर हो सकता है ये, है ना। तो आर वेक्टर, आर वेक्टर, अलोंग आर वेक्टर, तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ यार इसने आर वेक्टर इसको बोला है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो मान लेगा। चलो ये बस लिखना जरूरी है, हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू definition of electric field intensity, electric field intensity, बोलो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या थी बेटा, E इजकल टू सर थी Fe अपॉन Q0, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या रहेगा, पुट वैल्यू ऑफ Fe इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ये सब एकेडमिक के बच्चों को लिखना आता, नहीं भी लिखा हूं तो भी समझ में आएगा, लेकिन बट मैं सोचता हूं कि सिस्टमेटिक ढंग से चलने दो। तो Fe की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो E इक्वल टू
के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये एफ की जगह रख दिया मैंने पूरा, और अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो ई कितना आ गया, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। आप इसका वो जानते हो, न्यूटन पर कूलम है ना। और आगे जाके एक और आएगा इसका, है ना, वोल्ट अपॉन मीटर, ये भी आएगा, ठीक है, आगे जाके आएगा। तो अभी से मैंने बता दिया, याद करना चालू करते हैं। V मतलब वोल्ट, M मतलब मीटर, आएगा आगे जाके, है ना, जब रिलेशन सिखाऊंगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये आ गया इक्वल टू के क्यू बाय आर। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ध्यान से देख लो, प्लस क्यू के लिए अलोंग ई, और माइनस क्यू के लिए, है ना, सॉरी अलोंग ई बोल रहा हूं, प्लस क्यू के लिए अवे फ्रॉम चार्ज, और माइनस क्यू के लिए टुवार्ड्स चार्ज। यहाँ पे एग्जांपल से समझें, इसका डायरेक्शन मैंने यहाँ सिखाने की कोशिश की है, एग्जांपल से समझें। प्लस क्यू ले लिया मान लो, और पी पॉइंट है, तो कहाँ रहेगी, क्या लिखा है, अवे फ्रॉम चार्ज, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। और माइनस क्यू होता तो टुवर्ड चार्ज, ठीक है, इस तरीके, ठीक है ना, आगे समझ के नहीं आया, क्लियर। तो टुवर्ड्स और अलोंग का मतलब समझ में आ गया। तो ये ये हमने क्या सिखाया आपको, इसका डायरेक्शन। तो यहां पर एक सावधानी और रखनी है ना, इन दिस फॉर्मूला क्यू पुट विथआउट साइन, ठीक है ना, क्योंकि आप डायरेक्शन में यहां पे देख चुके हो, मैंने आपको पहले भी ये कूलम्स में भी हमने किया था कि हमने विदाउट साइन चार्ज को पुट किया था, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड अलग निकाल रहे हैं और डायरेक्शन की बात अलग कर रहे हैं। जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की अलग अलग बात नहीं करते, वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं, तब हम क्यू पुट विथ साइन करते हैं, ना। तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा के लिए याद रख लो इस चीज को, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन अपने आप आता है, ठीक है ना। इसका और एनालिसिस करेंगे, अभी एक और पेज लेना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा मेरे को, है ना, कॉपी। अब इसका एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से कैसे डेरिवेशन आया। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखो, क्या देखेंगे इसका वेक्टर फॉर्म, है ना, इसका वेक्टर फॉर्म और देखेंगे, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं बेटा, वेक्टर की तरह चलते हैं, और क्या करते हैं सर, ठीक है ना। ओके सर, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि जो ऑरिजिन है, और ऑरिजिन पे ही मैंने अपना चार्ज रख दिया है, ये क्यू, और एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पर ही आपको क्या करना है, तो ये आर वेक्टर होगा कि नहीं होगा बोलो, है ना, पोजीशन वेक्टर, है ना, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर। तो आपको पता है, क्या पता है, कि प्लस क्यू के कारण जो ई जाएगा वो अपने आप निकल के आएगा, आपको टेंशन नहीं है, ई वेक्टर, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इस ई वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर इक्वल टू मॉड ई और डायरेक्शन ऑफ ई। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने पहले भी किया था, मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू बाय आर वेक्टर का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वेक्टर वेक्टर चमकने। तो के क्यू स्क्वायर, और इसको आप जानते हो ऐसे भी ना लिख के आर लिख सकते हो अकेला, ठीक है। अब आपको पता ई कैप, ई कैप मतलब उसका डायरेक्शन किधर कैप में है, आर, आर वेक्टर के कैप के अलोंग ही तो है,
आर कैप। तो अगर आपको स्क्वायर मिल जाए नीचे तो वहां ऊपर आर कैप होना चाहिए, न्यूटन पर कूलम। आगे बढ़ते हैं, या फिर वोल्ट अपॉन मीटर, ये भी आएगा, है ना। आगे क्या है सर, आपने एक चीज सिखाई थी वेक्टर में कि आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर, फिर हो जाएगा ई वेक्टर इजकल टू के क्यू, और आर वेक्टर अपॉन मॉड आर करोगे तो ये हो जाएगा मॉड आर का होल क्यू, और यहां आ जाएगा आर वेक्टर। तो आपको पता है कि अगर वेक्टर है तो नीचे क्यूब मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, न्यूटन पर। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट कौन है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो आप जानते हो आर वेक्टर को आप कैसे लिख दोगे, एक्स आई वाई जे एंड जेड। और आपको ये भी जानते हो कि मॉड आर को कैसे लिखोगे, अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के कैप के कोफिशिएंट। आपको ये भी पता है कि कैप कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर से। सब मैंने निकालना यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेक्टर फॉर्म यूज होगा। यहां पर क्यू, हेयर क्यू पुट विथ साइन, विथ साइन पुट करना है बेटा, यहां क्यू विथ साइन पुट करना है ना, ये ध्यान रखना इसको अच्छे से। क्लियर है ना। उम्मीद करता हूं ये इसका वेक्टर फॉर्म आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ आया होगा आप। क्लियर। नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट एट दैट पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, विल बी जीरो, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स will not be present at this region, समझ आया। तो नल पॉइंट के बारे में ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल में अगर यहां पे बात करूं कि प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, एक सिस्टम ले लिया मैंने, ठीक है, या फिर प्लस क्यू एक सिस्टम ले लिया, तो आप जानते हो कि प्लस क्यू के कारण इसके मिड पॉइंट पर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये डिस्टेंस यहां से r/2 है, r/2 क्यों मानना है, r ही मान लो सीधा, ये डिस्टेंस यहां से r है, ये डिस्टेंस यहां से r है, ये मिड पॉइंट है इनका, है ना। तो मैं कहूं प्लस क्यू के कारण ई कहां आएगा, यहां आएगा, प्लस क्यू के कारण, और माइनस इस प्लस क्यू के कारण कहां आएगा, यहां आएगा। तो इन दोनों का जब नेट निकालूंगा, ई नेट किस पर, एम पर, तो कितना आएगा, जीरो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, जीरो। तो एम पर जब ई जीरो आएगा, ठीक है, दोनों का नेट निकालेंगे क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, और 180 डिग्री करेंगे तो माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। और इसका जो डायग्राम बनेगा, कौन सा डायग्राम, सीबीएसई वाले डायग्राम पे ही चले जाते हैं, ये कौन सा पॉइंट है इसका, नल पॉइंट। नल पॉइंट तो इस तरीके से बनेगा, आपको पता है। प्लस क्यू से क्या निकलती है, बाहर निकलती है, ये तो आपको पता ही है सब, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, इस प्लस क्यू से ही बाहर निकलेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ई जीरो, और यहाँ पर अगर ई जीरो है तो लाइन है क्या इस जगह, इस पॉइंट पर नहीं है, रीजन में लाइन नहीं। तो ये नल पॉइंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है ना।
तो दो तरीके नल पॉइंट का, ई नेट उस पॉइंट पर 0 हो जाना चाहिए, और दूसरा तरीका वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं होंगी। तो हमने इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की थ्योरी को और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से डीपली समझ लिया है और उसको पूरा हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो से रिलेट जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे। देख पा रहे हो आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट प्रॉब्लम्स हैं, फिर आप देख पा रहे हो इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज से रिलेट प्रॉब्लम है, फिर आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से। तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स को करेंगे, तब जाके हम आपसे विदा लेंगे और इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहले हम मतलब हमेशा मैं 2 या 3 पार्ट में वीडियो को खत्म करता हूं किसी टॉपिक के लिए। अगर लंबा वीडियो तो 3 पार्ट में जाता है, अगर एक ही में अगर थ्योरी खत्म हो रही है तो फिर थ्योरी का एक और एक न्यूमेरिकल्स का रहेगा हमेशा। तो न्यूमेरिकल्स जिसको थ्योरी अच्छी आती है वो न्यूमेरिकल्स में अपने आप को ट्राई करें, जिसको दोनों अच्छे आते हैं तो अगला वीडियो देखें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ इसी के आगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरतमंद को बताएं जिस पे पैसा नहीं है, ठीक है, नेट तो है लेकिन है ना, पैसा नहीं है। क्लियर है ना। तो मिलता हूं अगले वीडियो में आपसे, जब तक आप अपना ख्याल रखें, उम्मीद करता हूं अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। टेक केयर।